ये स्टूडेंट्स टॉपिक हमारे पास जो आज का है वो रिमेनिंग पोर्शन था एंजाइम्स के यूनिट का। और जो पॉइंट हम शुरू कर रहे हैं आज वो हमारे पास है सबसे पहले कंपैरिजन बिटवीन लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस फिट मॉडल। तो नंबर वन डिस्कवरी की हम बात कर लेते हैं। अगर डिस्कवरी को देखा जाए तो जो लॉक एंड की मॉडल है ये प्रेजेंट किया हमारे पास इमिल फिशर ने 1890 में। और जो हमारे पास है इंड्यूस फिट मॉडल ये प्रेजेंट किया कॉशलैंड ने 1959 में। मेरे पास अगर इनके लिहाज से एक्टिव साइट को स्टडी किया जाए अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल, तो एक्टिव साइट हमारे पास अकॉर्डिंग टू लॉक एंड मॉडल एक रिजिड स्ट्रक्चर होती है। और इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं पाई जाती, नॉट हैज फ्लेक्सिबिलिटी। इसके साथ अगर हम देखें तो एक्टिव साइट कैन नॉट चेंज देयर शेप। और अगर हम कंपैरिजन में देखें इंड्यूस फिट मॉडल के लिहाज से, तो हम कहते हैं एक्टिव साइट इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। और एक्टिव साइट अपनी शेप को चेंज कर सकती है, मगर ये चेंज स्लाइट होगा और टेम्परेरी होगा। अगर हम लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक बात करें तो जो कैटालाइसिस का प्रोसेस है वो लेस इफेक्टिव होगा। मगर इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक जो एंजाइम की वर्किंग हमें ज़्यादा बेहतर दिखाई देगी। अगर इनकी एग्जांपल्स को देखा जाए तो जितने भी नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स हैं वो फॉलो करते हैं लॉक की मॉडल को। लाइक हमारे पास सुक्रेज, लाइक माल्टेज एंड सो ऑन। मगर जो हमारे पास इंड्यूस्ड मॉडल है इसको फॉलो करते हैं रेगुलेटरी और एलोस्टिक एंजाइम्स।
अगर इनकी एग्जाम्पल को देखा जाए तो हेक्सोकाइनेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये हमारे पास है रेगुलेटरी एंजाइम्स। अच्छा, अगर मैं आपके सामने बोलता हूँ कि एंजाइम का नाम वो है यूरिएज, तो बताइए ये रेगुलेटरी होगा नॉन रेगुलेटरी होगा? नाम है, जवाब है। ये हमारे पास जो है वो एक नॉन रेगुलेटरी एंजाइम होगा। तो ये हमने कंपैरिजन देखा था स्टूडेंट्स के क्या डिफरेंस था हमारे पास लॉक एंड की मॉडल में और इंड्यूस फिट मॉडल में। इसके बाद हम डिस्कस सर कर रहे हैं। सर लॉक इन की बोलिएगा। मॉडल के अकॉर्डिंग की कौन होगा और लॉक कौन होगा? देखिए, ये एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल सा सवाल है। इसमें आप जिस मर्जी को लॉक और की लिखें ठीक होगा, क्योंकि बाज बुक्स में जो है वो एक्टिव साइट को की कहा गया है और बाज बुक्स में जो एक्टिव साइट को लॉक कहा गया है। मगर सबसे ज़्यादा जो स्टेटमेंट प्रेफर की जाती है वो हमारे पास लॉक की है। मगर क्योंकि डिफरेंट बुक्स में इसके आंसर्स डिफरेंट लिखे हुए हैं तो इसलिए दोनों ही आंसर इसके माने जाते हैं। जैसा जो मैं बता चुका हूँ, एक्सेप्टेबल हमारे पास जो स्टेटमेंट मानी जाती है वो हमारे पास लॉक की है। जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है फैक्टर मतलब इफेक्टिंग। एंजाइम एज अ लॉक। जी जी। ओके सर। जी, तो फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। अगर हम फैक्टर्स को डिस्कस करें, सबसे पहला फैक्टर जो हमारे पास यहाँ पे आता है वो हमारे पास है एंजाइम कंसंट्रेशन। रखा माइक ऊपर रखिएगा, माइक एक स्टूडेंट का ऑन है। जी, अगर एंजाइम कंसंट्रेशन को देखा जाए तो यहाँ पे हम कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं। और वो कंडीशन कौन कौन सी हैं? हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एंजाइम कंसंट्रेशन। मगर इसकी कंडीशन हैं। पहली कंडीशन कि हमारे पास जो सबस्ट्रेट हैं वो हो अनलिमिटेड, ना खत्म होने वाले, और ये काम होगा फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। मगर अगर मैं किसी भी कंडीशन पे सबस्ट्रेट को लिमिटेड कर दूं तो क्या तब भी ये स्टेटमेंट एप्लीकेबल होगी? नो सर। एक वक्त तक तो हो सकती है, जब तक सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन स्टिल एंजाइम से ज़्यादा हो। मगर जैसे सबस्ट्रेट हमारे पास ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये स्टेटमेंट फिर एप्लीकेबल नहीं होगी। मगर अगर हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ हमें इसका एक स्ट्रेट लाइन हासिल होता है अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट ना। तो अगर हम दो एक्सिस लेते हैं, हम एक वाई एक्सिस ले लेते हैं और हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, और इसके रिजल्ट में जो ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या, रिलेशन कौन सा, डायरेक्ट है कि इनवर्स है? डायरेक्ट डायरेक्ट। जी बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको इसकी कंडीशन बता दी, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसके आंसर देने होते हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक यहाँ पे है वो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का। अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को देखा जाए तो यहाँ भी हम एक रिलेशनशिप बना सकते हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन
is directly proportional to substrate concentration, मगर इसकी भी कुछ कंडीशन हैं। पहली कंडीशन ये है कि अगर ये हम अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे पास एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो, इसके अलावा एंजाइम कंसंट्रेशन मस्ट बी ग्रेटर तो एक ख़ास वक्त तक तो हमें ये जो फॉर्मूला है वो अप्लाई होता हुआ दिखाई देता है, मगर यहाँ पे एक कंडीशन आती है जिसको हम कहते हैं सैचुरेशन। सैचुरेशन एक ऐसी कंडीशन है व्हेन ऑल द एक्टिव साइट occupied with substrate। तो अगर तमाम के तमाम जो हैं वो एक्टिव साइट ऑक्यूपाइड हो जाएं, सैचुरेटेड हो जाएं, और उसके बाद भी अगर आप मज़ीद सबस्ट्रेट की अमाउंट को बढ़ाएं तो हम देखेंगे रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि रिएक्शन एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। तो अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, दो मैं एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, तो शुरू में तो हम देखेंगे कि जिस वक्त हमारे पास एक डायरेक्ट रिलेशन था तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आ रही थी, तो अगर एक वक्त जाके ग्राफ जो है हमारे पास अपवर्ड नहीं मूव करेगा बल्कि वो एक बिल्कुल हॉरिजेंटल मूव करेगा। तो जिस पॉइंट पे ये हॉरिजेंटल हो गया वो पॉइंट कौन सा कहलाएगा इसका? सैचुरेशन। जी बिल्कुल ठीक है, डेट इज नोन एज सैचुरेशन पॉइंट। सोच के जवाब दीजिएगा। अगर सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है और इस सेम रिएक्शन में हम क्या करें, ऐड मोर एंजाइम, तो फिर क्या रिएक्शन में चेंज आएगा? सर कांस्टेंट रहेगा। नहीं, अगर हम मज़ीद एंजाइम ऐड करेंगे तो फिर ये जो रेट है मज़ीद एंजाइम ऐड होने से ये इंक्रीज होगा, मगर फिर किसी ना किसी पॉइंट पे जाके इसने सैचुरेशन तो अटेन करनी है, मगर पहले से ज़्यादा लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। तो सर लेकिन उसके लिए तो सबस्ट्रेट भी ज्यादा अवेलेबल होना जरूरी है। हाँ जी, इसका अगर आप ये पॉइंट याद कर रही हो तो हमने ये बात ऊपर भी डिसाइड की है कि बेशक सैचुरेशन पॉइंट आ भी जाए तब भी हम सबस्ट्रेट बढ़ाते जाते हैं। यही तो हमारा ताल्लुक है सबसे कंसंट्रेशन का। तो अगर सैचुरेशन पॉइंट आ भी जाए और सबस्ट्रेट आप बढ़ाते जाएं तो हम देखते हैं कि रिएक्शन एक कांस्टेंट स्पीड से क्यों मूव करता है, क्योंकि तमाम एक्टिव साइड ऑक्यूपाइड हैं, और जैसे वो एक्टिव साइड फ्री होंगी तो वो दोबारा रिएक्शन में हिस्सा ले लेंगी, और अगर सबस्ट्रेट ही खत्म हो जाते तो मुझे बताएं क्या ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल होता कि डिक्लाइन कर जाता? डिक्लाइन कर जाता। जी, फिर बेटा डिक्लाइन कर जाता है। इसका मतलब ये कि सबस्ट्रेट तो हमारे पास ज्यादा ही है। नेक्स्ट हम पॉइंट पे आते हैं, और नेक्स्ट जो डिस्कशन का पॉइंट हमारे पास है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, वो है हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो हर इंजाइम एक ख़ास टेम्परेचर पे काम करता है, और ह्यूमन के रेफरेंस से अगर देखें तो ह्यूमन की बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। तो ये वो एक टेम्परेचर जहाँ पे इंजाइम की वर्किंग मैक्सिमम होती है। अगर मैं टेम्परेचर को इस ऑप्टिमम से भी ज़्यादा करूं
तो हम ये देखते हैं कि उससे इंजाइम की वर्किंग इफेक्ट होती है। तो अगर यहाँ मैं टर्म इस्तेमाल करूँ मैक्सिमम टेम्परेचर, तो मुझे बताएं मैक्सिमम टेम्परेचर पे इंजाइम की वर्किंग मैक्सिमम होगी कि मिनिमम होगी? मिनिमम होगा। मिनिमम। जी, इसकी वजह ये है कि मैक्सिमम टेम्परेचर पे इंजाइम क्या हो जाते हैं, डी नेचर। और जब भी इंजाइम होंगे डी नेचर तो लाजमी सी बात, अपना काम नहीं करवा सकते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया मैक्सिमम टेम्परेचर। एक होता है मिनिमम टेम्परेचर। हम ये देखते हैं कि मिनिमम टेम्परेचर पे भी रेट ऑफ रिएक्शन तो कम होता है, मगर क्या चीज किसी को इफेक्ट नहीं होगा। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। मैंने कहा मिनिमम टेम्परेचर पे हम ये देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल ठीक है। मेरा सवाल ये था कि मिनिमम टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन तो डिक्रीज होता है, मगर क्या चीज अफेक्ट, किस चीज को अफेक्ट नहीं होता, इंजाइम डी नेचर नहीं होता। स्ट्रक्चर इंजाइम ऑफ जस्ट, एंजाइम पे। जी, इंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, जस्ट इंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं। और अगर दोबारा से उनको एक मिनिमम टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया जाए और टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए तो रेट ऑफ एक्शन बढ़ता है। अगर मैं ग्राफ से बात कर लें, तो एक ग्राफ बना देता हूँ। यहाँ मैं ले रहा हूँ अलोंग एक्स एक्सिस टेम्परेचर को। सपोज करें मैंने 5 ले लिया, 10 ले लिया, 15 ले लिया, 20 एंड सो ऑन, दैट इज 37 एंड मोर देन 37। तो हम ये देखते हैं कि अगर हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं तो शुरू में तो रेट रिएक्शन स्पीड से बढ़ रहा होता है, एक वक्त आके ये मैक्सिमम हो जाता है और फिर डिक्लाइन कर रहा होता है। तो जहाँ पे ये मैक्सिमम हो गया वो कंडीशन हमारे पास है ऑप्टिमम, जो कि 37 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर मैं ऑप्टिमम से पहले बात कर रहा हूँ, मैंने टेम्परेचर 5 से 15 कर दिया और 15 से मैं 25 कर देता हूँ, तो मुझे बताएं हर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज आएगा? डबल हो जाए। बिल्कुल ठीक है। अप टू 37 डिग्री सेल्सियस अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो हर 10 डिग्री सेल्सियस के बाद जो टेम्परेचर है वो हमारे, जो रिएक्शन है हमारे पास, वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। जी, नेक्स्ट हम पॉइंट पे आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ पीएच। हम ये बात जानते हैं कि हर एंजाइम एक स्पेसिफिक पीएच रेंज में काम करता है, मगर उस पीएच रेंज के अंदर भी हमारे पास एक होती है ऑप्टिमम पीएच, जहां पे एंजाइम की वर्किंग क्या होती है, मैक्सिमम होती है, वो उसकी ऑप्टिमम पीएच कहलाती है। जिस तरह कि अगर हम पेप्सिन की बात करें तो पेप्सिन की ऑप्टिमम पीएच कितनी होती है हमारे पास? 2। जी, बिल्कुल ठीक है। सिमिलरली अगर हम सुक्रेज की पीएच की बात करें, कितनी होगी सुक्रेज की पीएच? ये होती है हमारे 4.5। अच्छा, पेप्सिन का बताएं काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है पेप्सिन का? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अगर हम सुक्रेज की बात करें, इसका काम क्या होता है? डाइजेशन ऑफ सुक्रोज। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज को तोड़ते हैं इसकी मदद से हम। सिमिलरली अगर हम बात करें इंटेरोकाइनेज,
तो इसकी पीएच होती है हमारे पास 5.5 और इसका काम होता है एक्टिवेशन ऑफ ट्रिप्सिनोजिन। ये उसको एक्टिवेट करता है। सिमिलरली अगर हम देखें स्लाइवरी अमाइलेज को, तो इसकी पीएच होगी हमारे पास 6.8 और इसका काम होगा डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कि अमाइलेज की वजह से काम होगा ये वाला। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास कैटालेज है, और कैटालेज को डिस्कस किया जाए तो इसकी पीएच होती है 7.6 और इसका काम होता है डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इस तरह एक हमारे पास काइमोट्रिप्सिन है, अगर काइमोट्रिप्सिन को देखा जाए तो इसकी पीएच होती है हमारे पास 7 to 8 और इसका काम होता है दैट इज इन्वॉल्व इन प्रोटियोलाइसिस, प्रोटीन को तोड़ने में हेल्प करते हैं ना। नेक्स्ट पेंक्रियाटिक अमाइलेज, अगर पेंक्रियाटिक अमाइलेज को देखा जाए, सॉरी पेंक्रियाटिक लाइपेज मैंने इसका गया आपके साथ, लाइपेज, तो इसकी पीएच 9 होती है और इसका काम होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट, जैसे नाम ही जॉब इसका है। नेक्स्ट आर्जिनेस, जी मुझे बताएं आर्जिनेस जो हमारे पास है इसकी बताएं पीएच क्या होगी। 9.7। वेरी गुड, 9.7। एनी आइडिया इसका काम क्या होगा? Catalysis of यूरिया arginase into urea। बिल्कुल ठीक है, ये कन्वर्ट करता है आर्जिनिन को इनटू यूरिया। ये काम होगा हमारे पास जो है वो आर्जिनेस का। अच्छा, अब यहाँ मैं एक एंजाइम का नाम मेंशन कर रहा हूँ, डेट इज नोन एज पपाइन। अगर हम पपाइन की बात करें तो ये प्रोटीनेज एंजाइम है। मुझे बताइए ये किस पीएच में काम करता है? जी, चाहे पीएच एसिडिक हो चाहे पीएच बेसिक हो, ये दोनों कंडीशन में काम करता है। एसिडिक और बेसिक दोनों कंडीशन में काम करेगा। जी, तो इसके बाद हम अब मूव करें अपने लास्ट पॉइंट की तरफ इस टॉपिक के, डेट इज नोन एज द इनहिबिटर्स। अगर इनहिबिटर्स को देखा जाए तो इनहिबिटर्स हम कहते हैं ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो एंजाइम की एक्टिव साइट को या तो टेम्परेरली
या फिर परमानेंटली ब्लॉक कर दें। अब बाज इनहिबिटर ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली एक्टिव साइट से जाके बाइंड हो जाते हैं और एक्टिव साइट की वर्किंग को रोक देते हैं, मगर बाज इनहिबिटर हमारे पास ऐसे भी हैं जो कि एक्टिव साइट के अलावा एक होती है एलोस्टेरिक साइट, उसकी मदद से भी एंजाइम की वर्किंग को रोक सकते हैं। तो इनहिबिटर को हम आगे डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में। वन इज नोन एज रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, और एक हमारे पास है इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स वो हैं जिनके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, और इरिवर्सिबल वो जिनके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें कंपैरिजन ही करते दोनों के दरमियान में कि जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं दे बाइंड via नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन। ये एक्टिव साइट से अटैच होंगे via नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन, मगर जो हमारे पास इरिवर्सिबल हैं ये अटैच होंगे विद कोवेलेंट इंटरेक्शंस। तो बताएं किन को रिमूव करना पॉसिबल है, किन को रिमूव करना पॉसिबल नहीं है। रिवर्सिबल को रिमूव जी करना। बिल्कुल ठीक, जी बिल्कुल ठीक है। वे- जब आपसे बात करके जब हम रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की बात करते हैं तो जब ये अटैच होते हैं एंजाइम के साथ, सो डू नॉट परफॉर्म एनी केमिकल चेंज मगर जो हमारे पास इरिवर्सिबल हैं दे कॉज द चेंज। रिवर्सिबल को ये नाम ही दिया गया इस वजह से कि देयर इफेक्ट कैन बी रिवर्स्ड। और ये हम काम कैसे करते हैं, बाय इंक्रीजिंग सब्सटेंस कंसंट्रेशन। मगर जो हमारे पास है इरिवर्सिबल, देयर इफेक्ट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। जी, और लास्ट पॉइंट हमारे पास एक और कंपैरिजन हमारे पास है बिटवीन कंपेटिटिव इनहिबिशन और नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन। देखिए कंपेटिटिव इनहिबिशन और नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन ये दोनों हमारे पास जो हैं वो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की टाइप्स में आते हैं। तो कंपेटिटिव इनहिबिटर्स जो हैं दे शो स्ट्रक्चर सिमिलरिटी विद सबस्ट्रेट,
जिसकी वजह से ये भी जाके एक्टिव साइट को बाइंड कर सकते हैं। सो दे बाइंड टू एक्टिव साइट। मगर जो नॉन कंपैरेटिव हैं इनकी स्ट्रक्चर सिमिलरिटी नहीं होती एक्टिव साइट के साथ, इसलिए एक्टिव साइट को बाइंड नहीं करते हैं। कंपैरेटिव इनहिबिटर डू नॉट चेंज द शेप ऑफ द एक्टिव साइट। मगर जो हमारे पास नॉन कंपैरेटिव हैं दे कैन चेंज द शेप ऑफ एक्टिव साइट। अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो उससे हम सिर्फ इनहिबिशन इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, और अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाएं तो उससे नॉन कंपैरेटिव इनहिबिशन के इफेक्ट को रिड्यूस नहीं किया जा सकता। और एग्जांपल देखें तो हमारे पास सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, को का जो इनहिबिटर है वो हमारे पास है मेलोनिक एसिड या मेलोनेट, और ये इसका एक कंपैरेटिव इनहिबिटर। और अगर हम देखें पायरुवेट काइनेज, तो उसको जो एलानाइन इनहिबिट करवाता है वो उसकी जाके बाइंड होते कहेंगे, दैट इज नोन एज नॉन कंपैरेटिव इनहिबिशन। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट कंप्लीट हो गया और हमने अपने तमाम जो टॉपिक के हैं कंपोनेंट्स को कंप्लीट कर लिया। अब कल जो रिमेनिंग कुछ जो पॉइंट्स हमारे होंगे उसको हम साथ साथ जो अपने क्वेश्चंस होंगे उनके साथ डिस्कस करेंगे। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स? जी, सक्सेनिक डिहाइड्रोजन बेटा बेसिकली क्या होता है, ये एक एंजाइम है जिसने सक्सीनेट को बाइंड करना होता है और फ्यूमेरिक एसिड बनाना होता है। मगर हम ये देखते हैं कि अगर इसके साथ मेलोनिक एसिड जो कि मेलोनेट है, अगर इसकी एक्टिव साइट के साथ आके लग जाए तो वो एक्टिव साइट को टेम्परेरी ब्लॉक कर देगा, और ऐसी इनहिबिशन को हम नाम देंगे रिवर्सेबल कंपैरेटिव इनहिबिशन। जी, कोई और सवाल?